हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सजनों, मैं मिस्टर एमडी पुणे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मोहित दैया क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी दोस्तों? बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है, हमारी यहाँ से ट्यूशनों की टॉपिक वाइज श्रृंखलाबद्ध जो हमारे साथ दोस्तों प्रोसेस चल रहा था, उसके अंदर आज एक नए टॉपिक के साथ जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, उसके साथ में फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज के दोस्तों इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये लीजिए दोस्तों, स्क्रीन बोर्ड पे आप सभी को आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पे एक बार गौर फरमाइए। पहला ऑप्शन है फाइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है गाइकोलॉजी, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है न्यूरोलॉजी, और ऑप्शन डी या दे दिखाई दे रहा है आपको डर्मोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे महीन धागों में एक संरचनाओं का जाल पाया जाता है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। और ये जो दोस्तों धागों का जाल होता है, इसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। और उस न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरॉन का अध्ययन कहलाएगा न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। तो हमारे पास देखो अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या? फाइकोलॉजी। अरे फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? फाइकोलॉजी तो बोला जाता है शैवालों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव जो शैवाल होते हैं, उन शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाएगा फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक शब्द होता है माइकोलॉजी, वो भी याद रखना। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। दूसरा अगला शब्द है गाइकोलॉजी। दोस्तों गाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? जो गाना गाते हैं उनको? नहीं। गाइकोलॉजी का संबंध होता है दोस्तों स्त्री रोग विज्ञान से, है ना, स्त्रियों से संबंधित। जैसे गाइनोलॉजिस्ट जो दोस्तों स्त्रियों का या महिलाओं का डॉक्टर होता है, उसे बोला जाता है गाइनोलॉजिस्ट, है या नहीं? तो गाइनो, गाइनो का मतलब ही होगा दोस्तों क्या? गाइनो का मतलब होगा लेडीज से संबंधित। तो गायको या गाइनोलॉजी यहां से बिल्कुल सही होना चाहिए था ऑप्शन। और गाइनोलॉजी होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विज्ञान। स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित जो चिकित्सा की शाखा होती है उसे कहा जाता है गाइनोलॉजी। अगला ऑप्शन है न्यूरोलॉजी। बिल्कुल हमारा राइट आंसर यहाँ पे छुपा हुआ बैठा है और आंसर क्या जाएगा? न्यूरोलॉजी, है ना। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या नर्व सिस्टम का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। और लास्ट ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। अरे डर्म, डर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्वचा, है ना। और त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मोलॉजी। त्वचा का डॉक्टर होता है डर्मोलॉजिस्ट, तो हम कहेंगे त्वचा का अध्ययन। स्किन का जो अध्ययन होगा वो कहलाता है डर्मोलॉजी। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और सभी को पता होना चाहिए तंत्र तंत्र अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में, ये मानव, ये मनु की संतान, आप सभी मानव हो, तो मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन और समन्वय कौन करता है ना। हमारे शरीर के अंदर जितने भी दोस्तों अंग है, उनका नियंत्रण, संचालन और उनका समन्वय करना, उनका कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है? पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी तंत्र। आप सभी को पता है दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र से रासायनिक रूप से हार्मोन नामक पदार्थ निकलता है और यह हार्मोन हमारे शरीर के अंगों के लिए संदेशवाहक जैसा होता है। और ये जाकर दोस्तों कैसा होता है? ये जाकर हमारे शरीर के अंदर अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से दोस्तों, है ना, जीवन के अंदर मुसीबतें आती है और वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वही हुबहू काम कौन करता है? हार्मोन करता है। दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र तो बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल दोस्तों, तंत्रिका तंत्र भी आपके शरीर के अंदर सूचनाओं को लाने और ले जाने और शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क है, ये दोस्तों जो प्रक्रिया दिखाता है, ये दोस्तों धीरे गति से दिखाता है ना, धीरे धीरे, ये धीरे चल गोरी पल्लो लटके। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? धीरे धीरे गति वाला होता है। जबकि दोस्तों इसकी जो स्पीड होती है, सूचनाओं की स्पीड, वो दोस्तों अधिक होती है। तो हम कहेंगे ये दोस्तों तेजी के प्रभाव से या बहुत स्पीड से दिखाता है। तो ये दोनों के दोनों तंत्र क्या है? आपके शरीर के अंदर आपके अंगों का कार्य करने के लिए, उनका समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर जाएगा दोनों, बोथ ऑफ देम हो जाएंगे, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन की सहायता से, रासायनिक पदार्थ की सहायता से, जबकि दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेगों की सहायता से क्या करता है? शरीर में सूचनाओं को प्रभावित करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? इसकी फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र किनसे मिलकर बना हुआ है? तो हमने अभी बोला था तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है किससे? न्यूरॉन से या तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सिनेप्स। अरे सिनेप्स तो क्या होता है? दो न्यूरॉन का संयोजन स्थल।
कोशिकाएं, अरे कोशिकाएं दोस्तों किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है? ये होती है दोस्तों फेफड़ों की दोस्तों संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई या सबसे छोटी इकाई ये होती है वायु कोशिकाएं या एल्वोलाई। नेफ्रॉन, अरे नेफ्रॉन दोस्तों हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, ये किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है जो मूत्र के निर्माण का कार्य करती है। तो किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। और नीचे ऑप्शन दे रखा है न्यूरॉन, बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है न्यूरॉन, या जिसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका या जिसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण दोस्तों तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और डॉक्टर क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, देखो श्वसन गति, रक्त दाब, हृदय धड़कन, यहां से आपको आंसर आपका दिखाई देने लगेगा क्योंकि हृदय धड़कन, रक्तचाप, साथ में दोस्तों आपका श्वसन दर, ये सारी सारी शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती है। और शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको दोस्तों नियंत्रित करने का काम कौन करता है? उनको नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला ओब्लांगेटा। हमने फैक्चुअल लिखा है बिल्कुल कि हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं आपकी हृदय धड़कन, या दोस्तों हम बात कर सकते हैं श्वसन दर, या बात कर सकते हैं रक्तदाब, या बात कर सकते हैं पाचन, आपकी आहार नाल की क्रमांक कुंचन गति, है ना। साथ में दोस्तों हम बात कर सकते हैं आपके उत्सर्जन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये करता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा है मेडुला ओब्लांगेटा राइट आंसर होगा। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कौन सा है केंद्र आपका? अनैच्छिक क्रियाओं को ध्यान रखना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यही करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। बाकी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेरिब्रम, अरे सेरिब्रम तो आपका दोस्तों टैलेंटेड ब्रेन कहलाता है ना, जो आपके सोचने, समझने, याददाश्त रखने, है ना, तर्क शक्ति, ज्ञान, चेतना, वाणी तथा यहां तक कि दोस्तों सूंघने के जो पिंड मिलते हैं वो भी आगे की तरफ मिलते हैं। तो सेरिब्रम का काम होता है टैलेंटेड ब्रेन का। सेरिबेलम, अरे बेलम का मतलब बैलेंस बनाना, तो ये शरीर का संतुलन बनाता है। और पोंच, पोंच के अंदर दोस्तों पाए जाते हैं श्वसन केंद्र, न्यूमेटिक सेंटर पाए जाते हैं जो मेडुला ओब्लांगेटा का श्वसन दर में सहयोगी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। देखिए कोशिका के अंदर दोस्तों उसका एक बेसिक गुण होता है कि कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है और कोशिकाएं विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और इस तरीके से दोस्तों वो अंगों को डेवलप करती है। लेकिन शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जो एक बार नष्ट होने के बाद दोस्तों वापस विनिर्माण की, या हम कह सकते हैं दोस्तों विभाजन की क्षमता नहीं रखती? तो दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा है कि जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं मिलती या जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती ऐसी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। यहां तो दोस्तों आप समझ जाओगे क्योंकि तंत्रिका से संबंधित आपका हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी दोस्तों तंत्रिका से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो आप आंसर सीधा गेस कर पाओगे। लेकिन याद रखना तंत्रिका जो कोशिका होती है उसमें किसी प्रकार की दोस्तों पुनरुद्भवन की या रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती, जबकि बाकी जितनी भी सेल होती है उनके अंदर दोस्तों विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यह हमने दोस्तों तंत्रिका कोशिका के गुणों में बिल्कुल पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यह भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे लंबी कोशिका भी कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। जन्म के बाद दोस्तों तंत्रिका कोशिका के अंदर या न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, लेकिन ये अपनी दोस्तों लंबाई के अंदर वृद्धि कर सकती है और लंबाई में वृद्धि कर कर ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाती है जिससे सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आराम से पहुंच जाती है। तो ये भी आपकी कौन सी है? सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका कोशिका। फिर अगला देखो ऑप्शन, यहां से और क्वेश्चन भी आप थोड़े बहुत कंफर्म या क्लियर कर सकते हो। पूछा है शरीर की, पूछा है स्पर्म या शुक्राणु। स्पर्म या जो शुक्राणु है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी? स्पर्म, शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों इस प्रकृति की ज्ञात सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो प्रकृति की ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति की, प्रकृति में पाई जाने वाली लिखते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल।
और अगला ऑप्शन दे रखा है माइकोप्लाज्मा, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका होती है ना, वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जिसे कहा जाता है क्या? जिसे कहा जाता है पीपीएलओ। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ, प्लूरोपर न्यूमोनिया लाइक एंजाइम। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं पीपीएलओ। और दोस्तों इनको ये भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्रकृति के जोकर। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रकृति के जोकर, प्रकृति के जोकर। ये प्रकृति के जोकर कहलाते हैं, जिन्हें बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरोपर न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिनको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और ये प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा प्रकृति का सबसे बड़ी सेल होती है। और स्पर्म, स्पर्म मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, या जिसे कहा जाता है अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति। बुद्धि, देखो बुद्धि से समझ जाओगे। फिर दोस्तों इच्छा शक्ति है ना, विल पावर, स्मरण शक्ति आपकी दोस्तों मेमोरी, चेतना, तर्क शक्ति, रीजनिंग। अरे जितना भी दोस्तों आप सोचने का, समझने का है ना, याद करने का, यादाश्त रखने का, साथ में दोस्तों हम बात कर सकते हैं चेतना के, भावना के, वाणी के केंद्र है ना, सोचने समझने। और साथ में दोस्तों ये भी कहा जा सकता है, एक और ध्यान रखोगे, तर्क शक्ति। जितना भी रीजनिंग करते हो, जितनी भी आप मैथमेटिक्स करते हो, वो दिमाग के कौन से भाग से करते हो? वो करते हो दोस्तों सेरिब्रम भाग से, या जिसे कहा जाता है टैलेंटेड ब्रेन। शरीर का सबसे, मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है, लगभग दोस्तों 3/2 जो भाग होता है, सॉरी जो 2/3 भाग होता है, वो कौन सा होता है? वो आपका सेरिब्रम होता है। तो हम कहेंगे ये इसका आंसर जाएगा सेरिब्रम, या जिसे प्रेम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। सेरिबेलम बैलेंस बनाएगा, संतुलन। हाइपोथैलेमस, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और मध्य मस्तिष्क, यहाँ पे देखने और सुनने के केंद्र पाए जाते हैं। देखने और सुनने के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? देखने व सुनने के केंद्र, देखने व सुनने के केंद्र, सुनने के केंद्र, सुनने के केंद्र पाए जाते हैं आपके मध्य मस्तिष्क के अंदर, या जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का संबंध हमारे शरीर की किसकी गतिविधियों को दर्ज कराने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है? मतलब ईईजी का संबंध दोस्तों किससे है? तो ईईजी हमने पढ़ा है, देखो नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इनसेफेलो जो शब्द आता है ना, सेफेलो शब्द, सेफेलो शब्द आता है मस्तिष्क के लिए। ये जो सेफेलो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये दोस्तों वर्ड स्टैंड फॉर द ब्रेन। ये दोस्तों ब्रेन या मस्तिष्क के लिए है ना, ब्रेन या मस्तिष्क के लिए काम में आता है। तो हम कहेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या दोस्तों ईईजी का संबंध किससे होता है? ब्रेन से होता है। जो मस्तिष्क की विद्युत आवेगों की जो गति होती है दोस्तों, उनको क्या करता है? ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। अच्छा, हृदय से संबंधित दोस्तों कौन सा? हृदय की गतिविधियों का अध्ययन किससे किया जाता है? ये किया जाता है ईसीजी द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। याद रखना, दोनों का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ईसीजी का संबंध है हृदय से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है उसका संबंध ईसीजी हृदय से। और दोस्तों हम बात कर सकते हैं ब्रेन, ब्रेन का होता है ईईजी से, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर से स्क्रीन बोर्ड पे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? अरे जहां पे दोस्तों दो चीजें मिलती है ना, मिलने वाले को क्या बोलते हैं? लवर पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, जहां पे दो चीजें आपस में मिलती है, दो चीजें कौन सी? दो दोस्तों आपकी तंत्रिका कोशिकाएं जहां पे मिलती है, उस भाग को क्या बोलते हैं? ये देखो, ये आपकी तंत्रिका कोशिका इस तरीके से दिखाई देती है, आप सभी को पता हो तो, है ना, इस तरीके से। ये लीजिए, ये इस तरीके से, इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका, और ये इसका दोस्तों टर्मिनल भाग हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। अब दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होगी वो जो यहाँ पे स्थित है, ये इस प्रकार से स्थित होगी। लीजिए, तो दोस्तों ये जो इसके साथ जंक्शन बनाती है, जहां से ये जुड़ती है, वो भाग क्या कहलाता है? वो भाग कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिनेप्स। हमने सभी ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं क्या? सिनेप्स। तो सिनेप्स भाग क्या होता है? सिनेप्स भाग होता है दोस्तों दो न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन स्थल, तो इसे बोलते हैं सिनेप्स। अरे रेनवियर की संधि किसको बोलते हैं? देखो रेनवियर की संधि बोलते हैं, यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों वसा की परतें, और ये जो वसा की परतें होती है इनको बोलते हैं माइलिन वसा की परतें। और माइलिन वसा की परतों के मध्य जो रिक्त स्थान वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं रेनवियर की नोड। इसे क्या बोलते हैं? रेनवियर की नोड। तो रेनवियर नोड बोलते हैं इसके मध्य भाग को। अगला है डेंड्रॉन। अरे डेंड्रॉन किसको बोलते हैं? ये जो दोस्तों यहाँ से शाखाएं निकलती है, ये जो शाखा दिखाई दे रही है ना, ये शाखा, इस शाखा को बोलते हैं डेंड्रॉन। इसे बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है डेंड्रॉन, या इसे कहा जाता है हिंदी में ध्रुवमाक्ष। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ध्रुवमाक्ष।
तो ध्रुमाक्ष, देखो बाहर की तरफ जो शाखाएं हैं ये कहलाती है डेंड्राइट्स, ध्रुमाक्षिकाएं। इसके बाद डेंड्रोन या ध्रुमाक्ष, इसके बाद में साइटोन वाला भाग जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक, और ये जो लंबा सा भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन, या जिसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष, तंत्र मंत्र तंत्र। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मेरु तंत्रिकाएं और कपालीय तंत्रिकाएं मिलकर निर्माण करती है किसका? निर्माण करती है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था दोस्तों, मेरु तंत्रिकाएं वो होती है जो मेरु रज्जु से निकलती है। कहां से निकलती है? मेरु रज्जु से निकलती है। और मेरु रज्जु से निकलती है कितनी? 31 जोड़ी, 31 दोस्तों जो जोड़ी होती है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है मेरु रज्जु से। तो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलकर आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग करेगी, निर्माण करेगी, जिसको हम बोलते हैं मेरु तंत्रिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? अरे क्रेनियम नर्व कितनी पाई जाती है रे? है ना, इनको बोलते हैं क्रेनियम नर्व। कपालीय तंत्रिकाओं को बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियम नर्व। तो क्रेनियम नर्व बोला जाता है, क्रेनियम नर्व बोला जाता है कपालीय तंत्रिकाओं को। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। और ये कहां से निकलती है? ये हमारे मस्तिष्क वाले भाग से निकलती है, जिनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, जिनको बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं और क्रेनियम नर्व। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं, हर बार यही पूछा जाता है दोस्तों, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। कपाल का भाग छोटा है तो दोस्तों 12 जोड़ी, और आपकी मेरु रज्जु का भाग काफी लंबा है, 45 सेंटीमीटर लंबा ये भाग है या धागा है, जिसमें से निकलती है 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व बोलते हैं उनको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। तो इसके ऊपरी ऊपरी जो झिल्ली होती है, सबसे जो ऊपरी आवरण होता है उस पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? उस झिल्ली का नाम क्या है? हम सभी ने पढ़ा था दोस्तों, दिमाग के अंदर क्या पाया जाता है? दिमाग में गोबर नहीं पाया जाता है, हमने कहा था डीएपी खाद पाया जाता है ना, वो भी गोबर ही है। तो हमने कहा डीएपी, देखो क्रम से लिखा था डीएपी, है ना, इस तरीके से क्रम में लिखा था। तो हमने कहा था डी से बनता है ड्यूरामेटर। क्या बनता है? ड्यूरामेटर। अरे कौन सा मेटर? ड्यूरामेटर। ए से बनता है एरेक्नोइड, ए से बनता है एरेक्नोइड, और पा से बनता है, पी से बनता है पायामेटर। क्या बनता है? पायामेटर। ड्यूरामेटर को बोलते हैं दृढ़ तानिका। क्या बोलते हैं? दृढ़ तानिका। तो इसको बोलते हैं दृढ़ तानिका। इसको बोलते हैं मृद, इसको बोलते हैं जाल तानिका। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में जाल तानिका, जाल तानिका। और इसको बोलते हैं मृदु तानिका। क्या बोलते हैं? मृदु तानिका। तो सबसे ऊपर झिल्ली कौन सी मिलती है? ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका। पहला ऑप्शन दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर आपकी दोस्तों दृढ़ तानिका होती है। दृढ़ का मतलब मजबूत, तो ये दोस्तों ऊपरी झिल्ली होती है जो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा देती है। ठीक है, फिर होती है जाल तानिका। जाल का मतलब रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है, तो यहाँ पे शिरा और धमनियों का जाल पाया जाता है। मर्दू तानिका बहुत पतली झिल्ली होती है जो दोस्तों मस्तिष्क के साथ गैसीय लेन देन के अंदर मदद करवाती है। इट इज क्लियर? तो ये सबसे। और प्लूरल, अरे प्लूरल झिल्ली कहां पाई जाती है? प्लूरल झिल्ली तो पाई जाती है फेफड़ों का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, फेफड़ों का आवरण, या जिसको बोलते हैं प्लूरल झिल्ली, प्लूरल झिल्ली। तो फेफड़ों का आवरण कहलाता है प्लूरल या प्लूरा। अगला क्वेश्चन है दो माइलिन आच्छादों के बीच में स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है? अरे अभी हमने पढ़ा था कि एक जोन के ऊपर माइलिन वसा की परतें पाई जाती है और उस वसा के बीच में जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं क्या? रेनवियर की नोड। क्या बोलते हैं? रेनवियर की नोड। एक जोन सिरा आपका सबसे लंबा वाला भाग, अगर ये तंत्रिका कोशिका है, देखो अगर ये मेरा हाथ तंत्रिका कोशिका है ना, तो इसमें ये जो लंबा वाला भाग है ये क्या होगा? ये तो होगा एक जोन, जहां से सूचना एग्जिस्ट होती है, तंत्रिका का अक्ष, तंत्रिका अक्ष। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है डेंड्रॉन्स। ये देखो ये जो भाग निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स, जो शाखाओं के रूप में निकलते हैं, तो ये डेंड्रॉन्स हो जाएंगे। साइटोन, साइटोन बोलते हैं कोशिका द्रव्य वे उनके केंद्रक को, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिला के कहलाता है साइटोन। और ऑप्शन जाएगा यहाँ पे रेनवियर की नोड, जो माइलिन की वसा की परतों के बीच में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, या हम कह सकते हैं 14वां क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र कहां पाए जाते हैं? थर्मो सेंटर कहां पाए जाते हैं? और हमने दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ा था ऑफलाइन क्लास के अंदर, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार लगवाया था। मैंने कहा था ताप नियंत्रण केंद्र पूछे तो दोस्तों जो भूख का, जो प्यास का, जो प्यार का, घृणा का जो केंद्र होता है वही ताप नियंत्रण का केंद्र है, और उसे कहा जाता है मास्टर का मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि। और कौन सी है रे? और ये है अपनी कौन सी? हाइपोथैलेमस। सोचना ही नहीं है, सीधा दिमाग लगाना है, हाइपोथैलेमस
मास्टर की मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि या प्रधान ग्रंथि का जिसे नियंत्रक कहा जाता है वो अपना है हाइपोथैलेमस। यहाँ पाए जाते हैं थर्मो रिसेप्टर या दोस्तों थर्मो सेंटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थर्मो सेंटर, थर्मो सेंटर, थर्मो सेंटर पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सीधा है क्वेश्चन। दोस्तों मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है? औसतन वजन होता है, हमने बात की थी, औसतन वजन होता है लगभग 1300 ग्राम। कितना होता है? 1300। तो औसत वजन तो है दोस्तों, भार वजन की बात करें तो औसत कितना है? औसत जो वजन होता है वो तो होता है कितना? वो तो होता है दोस्तों 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। लेकिन पुरुष और दोस्तों महिला की बात करें तो दोस्तों पुरुष का अरे दिल भी बड़ा होता है और पुरुष का दिमाग भी क्या होता है? बड़ा होता है। और महिला का तो दिल भी छोटा होता है। अरे कितना होता है दिल महिला का? 250 ग्राम का, पाव भर का दिल होता है। छोटी छोटी बात पे दिल को छोटा करती रहती है तो दिल छोटा हो जाता है। और हम तो बड़े दिल के मालिक हैं और हमारा दिमाग भी कितना दोस्तों? हमारा दिमाग होता है 1400 ग्राम। हम दोस्तों बड़े दिमाग के मालिक भी होते हैं। तो महिला और महिला के दोस्तों वजन कितना होता है? महिला के दिमाग का वजन होता है लगभग 1250 से 1300 ग्राम। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोयल तो सुरों के राख खाती है, कि कोयल तो सुरों के राख खाती है, तितलियां सारे रस के बाग खाती है। और एक सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि लड़कियां सबसे ज्यादा दिमाग खाती है, क्योंकि थोड़ा कम होता है, कहने के लिए कम होता है दोस्तों। अगर बात करूं तो दिमाग दोस्तों वजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता कि किसका दिमाग कितना ज्यादा विकसित होता है। ये विकसित दोस्तों किसका दिमाग ज्यादा विकसित होगा ये डिपेंड करता है दो संरचनाओं पर, सेल्कस और गायरस। हमारे जो दिमाग की संरचना होती है वो ऊपर से ऐसे ऐसे दोस्तों सलवटों के रूप में उभारनु में होती है, और वो कितने ज्यादा विकसित है सेल्कस और गायरस संरचना, उसके आधार पर दिमाग का मेजरमेंट किया जाता है किसका दिमाग ज्यादा विकसित होगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ और आंसर क्या लगाओगे? 1300 ग्राम। और यही महिला पुरुष दोस्तों जब किसी नवजात शिशु को जन्म देते हैं तो नवजात शिशु के दिमाग का वजन कितना हो जाता है? उसका वजन हो जाता है दोस्तों 300 से 400 ग्राम। 300 से 400 ग्राम किसका होता है दोस्तों? नवजात शिशु का। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भूख। अगला क्वेश्चन है भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि सभी के केंद्र कहां होते हैं? अरे जिसे तुम दिल बोलते हो ना, अपना दिल, कि उसको देखते ही मुझे प्यार हुआ, उसको देखते ही तो मुझे नफरत होती है, गुस्सा आने लगता है ना। तो देखो भूख का, प्यास का, तो इनका दोस्तों केंद्र कहां होता है? मैं छोटा सा एक ड्रिंक डोली लेता हूं, आप इसका जवाब ढूंढिए तब तक। चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है? अरे क्वेश्चन क्या पूछा है? भूख का, प्यास का। और आप सभी को पता है दोस्तों हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती और हर प्यास पानी से नहीं बुझती। इसीलिए व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। अगर प्यार होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध होगा तो दोस्तों धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आएगी, घृणा पैदा हो जाएगी। और हमने कहा दोस्तों इन सभी का जो नियंत्रण केंद्रक है वो कहां पाया जाता है? तो आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, नियंत्रण केंद्र पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ताप नियंत्रण का जो केंद्र होता है वो भी यहीं पे होता है, जिसे कहा जाता है मास्टर का मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि, है ना। और बाकी ऑप्शन आप सभी आगे देख पाओगे फिर से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, शराब का सेवन करने के पश्चात किस व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? अरे जब दोस्तों कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, तो उस दौरान उसके मस्तिष्क के दो भाग प्रभावित होते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों जब व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहले तो उसकी चाल ढाल बदलने लगती है। अरे चाल ढाल बदलने लगती है ना, मैं झूम ले रे, अरे ना रे बाबा ना, है ना दोस्तों। जाना इधर होता है, जाता इधर है ना। अपने घर में घुसना होता है, पड़ोसियों के घर में घुस जाता है, अरे है कि नहीं है। तो हमने कहा दोस्तों उसका सबसे पहले भाग प्रभावित होता है शरीर के संतुलन वाला, ऐसा भाग जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन करने वाला भाग, शरीर का बैलेंस बनाने वाला भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम। अरे कौन सा होता है? सेरिबेलम, या जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। चलिए पहला ही ऑप्शन है अपना सेरिबेलम, या जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ये क्या करता है? ये दोस्तों शरीर का पेशीय समन्वय करता है, या दोस्तों शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है। ये करता है शरीर का संतुलन बनाने का काम। तो सबसे पहला भाग तो प्रभावित होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम के बाद कौन प्रभावित होता है? सेरिब्रम। अरे कौन प्रभावित होता है? सेरिब्रम। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पाए जाते हैं वाणी के केंद्र। कौन से केंद्र? वाणी के केंद्र। और जब व्यक्ति के ऊपर दोस्तों शराब का असर होने लगता है तो उसका वाणी से भी संयम खो जाता है। सेरिब्रम प्रभावित होने से, या जिसको प्रेम मस्तिष्क कहते हैं, वो प्रभावित होने से दोस्तों वाणी से संयम खो जाएगा। वो दोस्तों कुछ भी बोलेगा, उसका अंदर से अचेतन मन
दोस्तों अचेतन मन के गेट खुल जाएंगे और अंदर से जो दमित इच्छाएं हैं वो बाहर आएगी, है ना। फिर वो दोस्तों किसी को तो ये बड़ी बड़ी गालियां देगा, किसी की दोस्तों तारीफ करेगा, बहुत दिलदार हो जाएगा या बहुत गुस्सा करेगा, अरे है नहीं, अलग अलग व्यवहार देखने को मिलते हैं व्यक्ति के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा उसके बाद दूसरा भाग प्रभावित होता है सेरिब्रम, या जिसको बोलते हैं प्रेम मस्तिष्क, और जिससे वाणी के ऊपर से उसका संयम भी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होते हैं। अरे दोस्तों श्वसन के जो नियामक केंद्र है, हमारा ये जो श्वसन तंत्र अपने आप जो काम कर रहा है, अरे आप मुझे बताओ, क्या इतनी देर से मैं दोस्तों याद रख रहा हूं क्या कि मैं सांस ले रहा हूं कि नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों श्वास क्रिया अपना आप रेगुलेट हो रही है। और आप सभी को पता है श्वास क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, और इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, श्वास दर को रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लांगेटा। कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। और दोस्तों ये जो श्वसन केंद्र होते हैं वो मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन पोन्स वेरोलाई आ जाता, पोन्स वेरोलाई आ जाता, और ये मेडुला ओब्लांगेटा नहीं होता, तो दोस्तों आंसर जाता पोन्स वेरोलाई, जिनको पोन्स वेरोलाई बोलते हैं, यह आंसर चला जाता। तो हमने कहा दोस्तों यहां आंसर जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपैथेटिक तंत्र या अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है उसका कार्य नहीं है। देखो दो प्रकार के तंत्र मिलते हैं। जब आपको मैंने तंत्रिका तंत्र के दोस्तों डिवाइडेशन किए थे, उस समय मैंने बताया था पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। दूसरा भाग होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो दोस्तों कपालीय और आपकी दोस्तों स्पाइनल नर्व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। और तीसरा भाग कौन सा बताया था, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। और मैंने कहा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार से काम करता है, एक तो दोस्तों दुख की अवस्था में और एक दोस्तों सुख की अवस्था के अंदर। तो दोस्तों जो सुख का साथी होता है वो तो होता है प्राणुकंपी। अरे प्राणुकंपी के अंदर दोस्तों आपका शरीर जब आराम की स्थिति में होता है तो अलग तरीके से काम करता है, और जब दोस्तों आपका शरीर कठिन परिस्थिति में, है ना, या हम कह सकते हैं विपरीत परिस्थिति के अंदर आप दुविधा में, परेशानी में होते हैं, गुस्से में होते हैं, उस समय शरीर अलग काम करता है। और उस समय क्या होगा, उस समय दोस्तों आपका सिंपैथेटिक या प्राणु या अनुकंपी तंत्र काम करेगा। और उस दौरान होगा क्या, उस दौरान हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। अरे हाँ, घबराहट में, डर में, गुस्से में बिल्कुल बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये सही बात है, बढ़ जाती है। अगला है पुतलियों का आकार बढ़ जाता है क्या, अरे बिल्कुल, आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसी घटना हुई है सामने कि आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, पुतलियां फटी की फटी रह रही है, तो हमने कहा दोस्तों फटी की फटी रह, आई मीन पुतलियां फटी की फटी रह जाती है ना। फिर बात करते हैं आगे, श्वसन दर को बढ़ाता है क्या, बिल्कुल दोस्तों क्या करता है, श्वसन दर को बढ़ाता है। अरे हाँफने लग जाते हो, अरे एक नहीं, मेहनत कर रहे हो, है ना, गुस्से में हो तो आप हाँफने लग जाते हो, तो हमने कहा ये भी होता है, ठीक है। कौन सा नहीं होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या लार के स्त्राव, अरे लार का स्त्राव दोस्तों बढ़ जाता है क्या, नहीं। जो लार अच्छी खासी बन रही थी ना, इतनी देर जो लार टपक रही थी ना, वो दोस्तों लार बनना बंद हो जाती है। अरे मान लीजिए आप अपनी दोस्तों एक महिला मित्र के साथ में कहीं पार्क में बैठे हो और दिल आपका एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है, अरे एक नहीं है, लेकिन अचानक से वहां उसका भाई दिखाई देता है, इतनी देर बढ़िया लार बन रही थी, जो खाया था अच्छा पच रहा था, लेकिन अब जैसे ही दोस्तों उसके भाई को देखोगे आप घबराहट की स्थिति में आ जाओगे, अरे क्या कहाँ आ गया, अरे एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, अब क्या किया जाए, डर लगेगा, और फिर आपका दोस्तों मन करेगा कि अब इस पर फाइट किया जाए, तो आप अपने आप को तैयार करोगे, तो लार का स्त्रवण दोस्तों घट जाता है, ना कि बढ़ता है। याद रखिएगा, ये सारी मैंने क्लासेज के अंदर आपको चीजें बताई है, तो आपके लिए ये रिवीजन मात्र है। जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन क्लासेज ली है मोहित दहिया क्लासेज के अंदर, उनको दोस्तों ये सारी चीजें बता दी गई है। फिर अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। अरे कौन है जो आपका दोस्तों टैलेंटेड ब्रेन है, इसे सबसे बड़ा होना चाहिए। अरे बुद्धि बड़ी या बल, है ना, बुद्धि बड़ी, और बुद्धि दोस्तों कहां पाई जाती है, बुद्धि पाई जाती है आपकी प्रे मस्तिष्क के अंदर, सेरिब्रम के अंदर। इसे कहा जाता है टैलेंटेड ब्रेन, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टैलेंटेड ब्रेन, टैलेंटेड ब्रेन कहा जाता है, या जिसको बुद्धिमानी वाला मस्तिष्क कहा जाता है वो होता है सेरिब्रम, या जिसे बोलते हैं प्रे मस्तिष्क। सेरिबेलेंस, देखो सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाता है। मेडुला ओब्लांगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को और जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा और ताप नियंत्रण के केंद्रक पाए जाते हैं। सबकी चर्चा हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव्य भरा रहता है। आपकी जो मस्तिष्क में तीनों झिल्लियां पाई जाती है ना, डीएपी, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, यही दोस्तों आपकी झिल्लियां कहां पाई जाती है, मेरुरज्जु पर भी पाई जाती है। और इनके मध्य एक क्षारीय द्रव्य भरा होता है जिसका नाम है CSF। क्या नाम है, जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या जिसे कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे कहा जाता है प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव्य, प्रे मस्तिष्क मेरु, मस्तिष्क मेरुदरे।
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है 150 ml। और ये क्या कार्य करता है? कार्य करता है दोस्तों मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाने का, बाह्य आघात से बचाता है, बाह्य दबाव से बचाता है, बाह्य आघात से सुरक्षा देता है। बिल्कुल। दूसरा और क्या काम होता है? दूसरा दोस्तों इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है दोस्तों पोषक पदार्थों व गैसों का लेन देन करना, पोषक पदार्थों व गैसों का लेन देन करना मस्तिष्क के साथ, या अपशिष्ट पदार्थों का लेन देन करना, गैसों का लेन देन करना। और फिर बात करते हैं, एक काम यह भी होता है, ये मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं उनका निदान करवाता है, तो रोगों का निदान करवाने के अंदर भी सहायक है। इस दरवे को दोस्तों आपकी केशुरक जो हड्डियां लंबर होती है ना, सबसे बड़ी केशुरक, वहां से इस दरवे को बाहर निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं लंबर पंचर करना। और दोस्तों इसकी फिर जांच करके पता लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क में किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। और है या नहीं है? अच्छा, तेजो दरवे, ये काचाप दरवे, ये सारे कहां भरे होते हैं? ये तो नेत्र में भरे होते हैं। ये किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी मात्रा होती है 150 ml। अगला क्वेश्चन है, ग्राण पिंड सूंघने की संवेदना देता है। अरे ग्राण पिंड जो होते हैं ना, वो दोस्तों आपको सेंसेशन देते हैं, किसके? आपको गंध से संबंधित सेंसेशन देते हैं। और ये मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अरे नाक यहाँ पे, इसके अंदर पाई जाती है ऑयली फैक्ट्री, और इस ऑयली फैक्ट्री के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनका संबंध होता है अगर मस्तिष्क में स्थित ग्राण पिंड से। और आप सभी को पता है मनुष्य के ग्राण पिंड होते हैं वो उतने विकसित नहीं होते हैं, है ना, गंध का ज्यादा पहचान नहीं कर पाते हैं। आप अगर मार्केट के अंदर परफ्यूम लेने जाते हो और वहां पे 10-15 परफ्यूम की दोस्तों गंध आप स्मेल कर करके देखते हो, तो फिर आप ये तय नहीं कर पाते 10-15 सूंघने के बाद कि अब आपको कैसी गंध आ रही है, क्योंकि मनुष्य के ग्राण पिंड उतने विकसित नहीं होते। अरे और क्यों? आप ये देख लो ना, आप सार्वजनिक शौचालय में जाते हो और जैसे जाते हो एक बार के लिए भयंकर बदबू आती है ना, भयंकर बदबू। और लेकिन वहां पे जब आप 5 मिनट का 10 मिनट का समय बिताते हो तो आपको लगता है कितनी मस्त जगह है यार, है ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो आपके ग्राण पिंड है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई दुनिया भले ही चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, तू इधर ही बैठा रहे, है ना, और कहीं नहीं जाना अपने को। तो देखिए बात करते हैं कहां मिलते हैं ग्राण पिंड। ये मिलते हैं अगर मस्तिष्क में। कहां पाए जाते हैं? अरे अगर मस्तिष्क में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? देखो मेनिंजेज, मेनिंजेज किसको बोलते हैं? तीनों मस्तिष्क झिल्लियों को संयुक्त रूप में बोला जाता है मेनिंजेज, को बोला जाता है मेनिंजेज। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली तीनों झिल्लियों को, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर को। और जब इनमें सूजन आ जाती है, आइटिस, आइटिस का मतलब होता है सूजन आना, है ना, आइटिस का मतलब होता है सूजन आना। हिपेटाइटिस, हिपेट में सूजन आना। ऑर्थोआइटिस, ऑर्थोआइटिस मतलब जोड़ों में सूजन आना। तो दोस्तों यहाँ पे मेनिंजाइटिस का मतलब होगा मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन आना। तो इसका मतलब होता है मस्तिष्क झिल्लियों में जाना, जनाना, मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन आना। दोस्तों इसको तो संबंध किससे हो जाएगा? अरे बड़ा सिंपल पूछा, ये तो सीधा ही पूछ लिया, है ना, मस्तिष्क से संबंधित है। और मस्तिष्क में भी किससे? मस्तिष्क झिल्लियों के अंदर सूजन आने से संबंधित है मेनिंजाइटिस। अगर इसमें किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो उस दौरान झिल्लियों में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा, मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? आपकी ये जो मेरु रज्जु होती है ना, इसका मुख्य काम क्या है? तो मेरु रज्जु का मुख्य कार्य देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है ताप नियंत्रण। ना रे पगले, ना ना ना, है ना, ताप नियंत्रण तो होता है हाइपोथैलेमस का। किसका होता है? हाइपोथैलेमस नाराज हो जाएगा भैया, कुछ पड़ा है, मस समस हाइपोथैलेमस, ये तो ताप नियंत्रण करता है। क्या प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो रिफ्लेक्ट एक्शन होते हैं, जो तुरंत किए जाते हैं। तुरंत कौन से? अरे दोस्तों मैं यहाँ पे स्टाइल मारते हुए, मान लो यहाँ पे कील लगी हुई है और मैं बिल्कुल यहाँ से एकदम हीरो स्टाइल के अंदर स्टाइल मारते हुए गलती से कील पे हाथ लगा दूं, तो जैसे ही कील पे हाथ लगाऊंगा उई उछल के जोर से जल्दी से हाथ को वहां से हटा लूंगा। क्यों हटा लूंगा? इसलिए हटा लूंगा क्योंकि दोस्तों मेरी जो रिफ्लेक्ट एक्शन है वो मुझे वहां से तुरंत हाथ हटाएगी। अरे ऐसा तो नहीं होता ना कि कील चुभ गई है, फिर मैं कहता हूं अच्छा कील चुभ गई है क्या, और फिर मैं वहां जाके देखता हूं तो कील तो आर पार निकल चुकी है और फिर मैं अपना हाथ हटाता हूं, नहीं, है ना। तो ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कौन कौन सी होती है? जैसे कील के चुभने पर या गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत हाथ हटाना, पैरों में सांप आने पर अचानक से जंप लगाना, अचानक से उछलना, है ना, अचानक आंखें बंद करना, तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है मेरु रज्जु। इट इज क्लियर। बाकी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 25, आवेग संचरण में या सूचना प्रसारण में कौन से आयन भाग लेते हैं? कौन से ऐसे आयन हैं जो विद्युत आवेगों का संचरण करते हैं तंत्रिका कोशिका के अंदर? और मैंने 2 आयन का जिक्र किया था दोस्तों। कौन से आयन का? 2 आयन थे, एक था आपका Na और दूसरा था आपका K। अरे Na को क्या बोलते हैं? Na को बोलते हैं सोडियम।
क्या बोलते हैं? सोडियम, सोडियम, है ना। और के को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम। कौन से पोटेशियम, है ना। अच्छा, इसको पोटेशियम क्यों बोलते हैं? अगर लाइव होती तो मैं आपसे पूछता और आपसे कमेंट भी देखता कि पोटेशियम क्यों बोलते हैं। देखो नाम तो एक के और बोलते पोटेशियम है, क्योंकि ये लेटिन नाम से बना है। लेटिन नाम क्या होता है? केलियम। क्या होता है? केलियम। तो ये दोस्तों लेटिन नाम से बना है, इसलिए इसको के बोलते हैं। जबकि सोडियम का नाम तो एस से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये दोस्तों आपका लेटिन नाम से बना, नेट्रियम से। किससे मिलकर बना है? नेट्रियम। तो इसी कारण से इसको बोलते हैं Na। क्या बोलते हैं? Na। कौन से जाएगा? सोडियम वे पोटेशियम आयन। ये रहे आपके विद्युत आवेगों का संचरण करने वाले आयन। आगे चलते हैं। अगला पूछा है रक्तचाप, लार आना, वमन क्रिया, अनिच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से आपके संचालित होती है? देखो लार आना और वमन आना दोस्तों, ये तो आपकी कौन सी क्रियाएं होती है? ये तो जैविक क्रियाएं होती है। जबकि रक्तचाप और अनिच्छिक क्रियाएं जो भी होती है, ये भी दोस्तों कौन से भाग से? आपके मेडुला भाग से, मेडुला ओब्लागेटा भाग से नियंत्रित होती है शरीर की जैविक क्रियाएं। देखो जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है? खांसना, हिचकी आना, है ना, उल्टी आना, वमन आना, उबासी आना। ठीक है, ये जो भी क्रियाएं होती है, ये सारी सारी होती है आपकी कौन सी? जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल। और दूसरी बात करें, दूसरी होती है अनैच्छिक, अनवॉलेंट्री। और अनैच्छिक होती है आपका हृदय का धड़कना, आपका रक्तचाप होना, आपके श्वसन दर का चलना, आपका पाचन होना, पाचन के दौरान क्रमांकुचन गति होना, वो सारी सारी होती है। और नियंत्रित कौन करता है? अपना मेडुला करता है भैया। कौन करता है? मेडुला, जिसको छोटा दिमाग बोला था। ए धनिया सेठ, इधर नहीं मारने का, है ना, इधर छोटा मगज होता है, आदमी मारने से मर जाता है। किसने बोला? नाना पाटेकर ने बोला। तो है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा है प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अरे अभी तो पढ़ा था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेरु रज्जु कौन करता है? मेरु रज्जु। ये पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया था। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेरु रज्जु। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सह स्थिति तथा संतुलन। अच्छा, अपना शब्द तो अपने को यहां मिल गया, बाकी भाड़ में गए सारी शब्दावली, है ना। अपने को यहां देखना है, संतुलन पे फोकस करना है। संतुलन, बैलेंस। बैलेंस कौन? बेलम। कौन बेलम? सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम। और सेरिबेलम को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। तो आंसर जाएगा अनुमस्तिष्क। ये हमारी मांसपेशियों का क्या करवाता है? संचालन करवाता है, हमारी पेशीय क्रियाओं को संपन्न करवाता है, उनमें तालमेल बिठाता है। तो व्यक्ति जब चलता है, जब दौड़ता है, जब ऋतिक रोशन की तरह टिनिंग 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 करता है, डांस करता है, साइकिल चलाता है, तो ये जो बैलेंस बनाने का काम होता है, ये कौन करता है? ये आपका करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। और आपका 29 क्वेश्चन है मनुष्य प्रेम मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है। अच्छा, मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है, तो मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा भी पड़ी थी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क झिल्लियों में पाया जाने वाला द्रव्य, जिसको बोलते हैं प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव्य। मात्रा कितनी? 150 ml। कितनी होती है? 150 ml होती है। सीधा फैक्चुअल है, याद होना चाहिए। और हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड कहां पाया जाता है? कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना जो दोस्तों पिंड पाया जाता है, ये पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। अरे कहां पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। ये देखो, ये आपका अग्र मस्तिष्क हो गया, ये आपका दोस्तों मध्य मस्तिष्क हो गया, और ये आपका दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क हो गया, और ये आपकी क्या हो गई? मेरु रज्जु। तो मध्य मस्तिष्क वाले भाग के अंदर आपके दोस्तों ऐसे 4 गोल उभारों से मिलकर एक संरचना बनी होती है, जिसको बोलते हैं कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। ऊपर के 2 पिंड देखने हेतु जिम्मेदार होते हैं, नीचे के 2 पिंड सुनने हेतु जिम्मेदार होते हैं, और इनको बोलते हैं चारों उभारों को कोलिकुलस। क्या बोलते हैं? कोलिकुलस। और ये कौन से मस्तिष्क में? मिड ब्रेन में। ये है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अरे एक नहीं है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में या मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है। अपना ऑप्शन सामने दिख रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ आज की दोस्तों क्वेश्चन की श्रृंखला खत्म होती है। फिर हम दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, जिनके ऊपर दोस्तों मैं गौर फरमाऊंगा। और अपने दोस्तों इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और साथ में दोस्तों कमेंट करके लाइक भी कर दे, ताकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे, और जिससे हम आपके लिए और दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट यहां से लेकर आए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए ब्रेक के साथ।